स्वतंत्रता से लेकर अनुच्छेद 370 तक कैसे भारत बाल्कनीकरण से बच गया। स्वतंत्र कश्मीर एक बेचैन क्षेत्र बना रहा, भले ही लगातार सरकारों ने संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास किए। अनुच्छेद 370 को कश्मीर समस्या का मूल कारण बताया गया। भाजपा सरकार का इसे एक संवैधानिक संशोधन द्वारा निष्क्रिय करने का निर्णय कश्मीर के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था और इससे कश्मीरियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अधिक स्पष्ट प्रतिक्रिया की अपेक्षा थी। हालांकि जो हुआ वो सभी संबंधित हितधारकों की ओर से काफी हद तक मौन विरोध और झटका सिंड्रोम था। ये भले ही वर्तमान व्यवस्था ने लोगों, वास्तविक हितधारकों से सलाह नहीं ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत 21वीं सदी में एक बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी शक्ति और चीन के बढ़ते प्रभाव के लिए प्रतिवाद के रूप में अपनी भूमिका को देखते हुए एक अपरिहार्य आर्थिक, रणनीतिक और भू राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है। हाल के वर्षों में मजबूत भारतीय कूटनीति के कारण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रुचि में काफी गिरावट आई है। भले ही पाकिस्तान भारत की कूटनीतिक सफलता के खिलाफ हथियार के रूप में कश्मीर का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है। भारत सरकार ने कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के किसी भी विद्रोह को दबाने का प्रयास व्यापक था। केंद्र सरकार की कश्मीर में कार्रवाई उचित समय पर हुई। ये डिजाइन और आंशिक रूप से राजनीतिक चतुराई दोनों से किया गया ताकि अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किया जा सके, अनुच्छेद 35A को निरस्त किया जा सके और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जा सके। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 की निष्क्रियता की वैधता को बरकरार रखा है और न्यायाधीशों में से एक ने कहा है कि आगे बढ़ने और गैर राजकीय और राज्य के कृत्यों के कारण लोगों के दुख के दलदल को समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार को एक सत्य और सुलह आयोग का गठन करने का आदेश दिया। इस प्रकार देशवासियों ने जम्मू और कश्मीर का भारत के साथ पूर्ण एकीकरण का स्वागत किया है और वे एक संयुक्त, एकीकृत, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र भारत के गर्वित नागरिक हैं। स्वतंत्रता से लेकर अनुच्छेद 370 तक कैसे भारत बाल्कनीकरण से बच गया। एक प्रयास जो टल गया। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू ने अपना ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। 20वीं सदी के सबसे महान भाषणों में से एक माने जाने वाले इस भाषण में उन्होंने कहा, बहुत साल पहले हमने नियति के साथ एक त्रिशंकु बनाया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपना वचन निभाएंगे, पूरी तरह से या पूर्ण रूप से नहीं, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से। स्वतंत्रता के लिए अग्रणी दौड़ में कुछ मुट्ठी भर शक्तिशाली राजकुमारों ने एक योजना तैयार की जिसमें स्वतंत्र रहने की मंशा थी, जिसका नेतृत्व राजकुमारों के चैम्बर के कुलपति द्वारा किया गया था। भोपाल के नवाब मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड आर्चिबाल्ड पर्सिवल और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के प्रत्यक्ष संरक्षण में काम कर रहे थे ताकि भारत और पाकिस्तान के साथ साथ प्रिंसेस्तान नामक तीसरा अधिराज्य बनाया जा सके। ये योजना बनाई गई थी कि 565 रियासतें 2 स्वतंत्र राज्यों के दायरे से बाहर रहेंगी और प्रस्थान करने वाले ब्रिटिशों के तत्वावधान में आधिपत्य बनाए रखेंगी। ऐसी योजना की सफलता नव स्वतंत्र राष्ट्र को अस्थिर और कमजोर बना देती, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन ने रियासतों के शासकों से लड़ाई की और ब्रिटिश योजना को भारत को कमजोर करने से नाकाम कर दिया। एक विभाजित राष्ट्र का उदय। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज घोषणा या भारत की स्वतंत्रता की घोषणा को प्रख्यापित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया। कांग्रेस ने लोगों से आह्वान किया कि वे सविनय अवज्ञा का संकल्प लें और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने तक समय समय पर जारी किए गए कांग्रेस के निर्देशों का पालन करें। स्वतंत्रता दिवस का ऐसा जश्न भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी भावना को भड़काने और ब्रिटिश सरकार को स्वतंत्रता देने पर विचार करने के लिए मजबूर करने के लिए परिकल्पित किया गया था। कांग्रेस ने 1930 से 1946 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। उत्सव को बैठकों द्वारा चिन्हित किया गया था जहां उपस्थित लोगों ने स्वतंत्रता का संकल्प लिया था। नेहरू ने अपनी आत्मकथा में वर्णित किया है कि ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण, गंभीर और बिना किसी भाषण या उपदेश के होती थी। गांधी ने कहा कि बैठकों के अलावा दिन रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा, चाहे वो कताई हो या अछूतों की सेवा हो या हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्मिलन या निषेध कार्य या ये सभी एक साथ हों। 1947 में वास्तविक स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। एक नया नक्शा उभरता है। 1946 में ब्रिटेन सरकार को एहसास हुआ कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अपना खजाना खर्च कर दिया है। उसने ये भी महसूस किया कि उसके पास न तो घर में जनादेश था, न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और न ही देशी ताकतों की विश्वसनीयता थी कि वो तेजी से बेचैन भारत पर नियंत्रण
लॉर्ड माउंटबेटन का आगमन। 1946 में ब्रिटेन के नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच निरंतर मतभेद के कारण अंतरिम सरकार का पतन हो सकता है। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में चुना। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि उसने ब्रिटिश भारत को 2 राज्यों में विभाजित करने के विचार को स्वीकार कर लिया है। इन राज्यों को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा और उनके पास ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान, जिसमें वर्तमान बांग्लादेश भी शामिल है, के 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजित कर दिया। इस अधिनियम ने नए देशों की संबंधित संविधान सभाओं को पूर्ण विधायी अधिकार भी प्रदान किया। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिली। स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम। स्वतंत्रता के महीनों के आसपास लाखों मुस्लिम, सिख और हिंदू शरणार्थियों ने नए सिरे से सीमाओं को पार किया। पंजाब में, जहां सीमाओं ने सिख क्षेत्रों को 2 हिस्सों में बांट दिया था, बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। बंगाल और बिहार में, जहां महात्मा गांधी की उपस्थिति ने सांप्रदायिक तनाव को कम किया, हिंसा कम हुई। कुल मिलाकर नई सीमाओं के दोनों ओर 2,50,000 से 10 लाख लोगों की हिंसा में मौत हो गई। जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, गांधी कलकत्ता में रहकर नरसंहार को रोकने का प्रयास कर रहे थे। भारत का जन्म 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर नया डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान अस्तित्व में आया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में इसके पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। भारत की संविधान सभा 14 अगस्त को रात 11 बजे नई दिल्ली के संविधान हॉल में अपने 5वें सत्र के लिए मिली। इस सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की। सभा के सदस्यों ने औपचारिक रूप से देश की सेवा में रहने की प्रतिज्ञा ली। भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ने औपचारिक रूप से सभा को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। नई दिल्ली में आधिकारिक समारोह के साथ भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन इसके पहले गवर्नर जनरल के रूप में बने रहे। इस अवसर का जश्न मनाने वाली भीड़ द्वारा गांधी का नाम लिया गया। हालांकि उन्होंने आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने 24 घंटे के उपवास के साथ दिन को चिन्हित किया, जिसके दौरान उन्होंने कलकत्ता में एक भीड़ को संबोधित किया और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति को प्रोत्साहित किया। कश्मीर और अनुच्छेद 370। स्वतंत्रता के बाद भी कश्मीर एक अशांत क्षेत्र बना रहा। संघर्ष को समाप्त करने के लिए लगातार सरकारों के प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र में अस्थिरता कायम रही। अनुच्छेद 370 को कश्मीर समस्या के मूल कारण के रूप में देखा जाने लगा। 2019 में भाजपा सरकार ने एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने का निर्णय लिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जिससे कश्मीरियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तीव्र प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। हालांकि वास्तविकता में इस निर्णय को लेकर व्यापक विरोध नहीं हुआ। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन अधिकांश लोग चुप रहे। यह एक झटके जैसा था, क्योंकि सरकार ने इस बदलाव के बारे में लोगों से कोई सलाह नहीं ली थी। भारत का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत 21वीं सदी में एक अपरिहार्य आर्थिक, रणनीतिक और भू राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है। इसका एक बड़ा लोकतंत्र होना और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की इसकी क्षमता इसकी ताकत का आधार है। हाल के वर्षों में भारत की मजबूत कूटनीति के कारण इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रुचि में काफी गिरावट आई है। ये तब भी हुआ है जब पाकिस्तान ने भारत की कूटनीतिक सफलता के खिलाफ हथियार के रूप में कश्मीर का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। कश्मीर की विशेष स्थिति का अंत। भारत सरकार ने कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के बाद होने वाली किसी भी प्रतिक्रिया को दबाने का प्रयास किया। केंद्र सरकार की कश्मीर में कार्रवाई सही समय पर की गई थी। अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने, अनुच्छेद 35A को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए यह एक सोची समझी रणनीति थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 की निष्क्रियता की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायाधीशों में से एक ने टिप्पणी की कि गैर राज्य और राज्य अभिनेताओं के हाथों पीड़ित लोगों के दुख को समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार को एक सत्य और सुलह आयोग का गठन करने का आदेश दिया। देशवासियों की प्रतिक्रिया। देशवासियों ने जम्मू और कश्मीर का भारत के साथ पूर्ण एकीकरण का स्वागत किया है।
वे एक संयुक्त, एकीकृत, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र भारत के गर्वित नागरिक हैं। उन्होंने इस बदलाव को शांति और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा है। निष्कर्ष, भारत का इतिहास चुनौतियों और जीत से भरा रहा है। स्वतंत्रता से लेकर अनुच्छेद 370 तक इसने बाल्कनीकरण के प्रयासों को सफलतापूर्वक हराया है और एक एकजुट राष्ट्र के रूप में उभरा है। कश्मीर पर इसके रुख ने इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत किया है और इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी स्थिति को और बढ़ाया है। भारत का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि यह एकता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर आधारित एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयास करता है।